नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने एक बार फिर हाई कोर्ट बेंच की उम्मीदों को जिंदा होने के दिए संकेत। नौचंदी के कवि सम्मेलन में छाया रहा ऑपरेशन सिंदूर। कवि सम्मेलन के प्रेरणा स्रोत हरि ओम पवार ने कहा, जिस दिन भारत आतंक पर पूर्ण विजय पा जाएगा उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। संयोजिका कोमल रस्तोगी ने किया सभी मेहमानों का स्वागत। केदारनाथ के हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बचा मेरठ का परिवार। कॉलोनी में हुई प्रार्थनाएं। और शास्त्री नगर की 3 मंजिला इमारत में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। आग लगने से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 40 साल से हाई कोर्ट बेंच की जो मांग लगातार उठा रही है, क्या 2025 में उसके पूरे होने की संभावना है? यह उम्मीद उस वक्त और मजबूत हो गई जब मेरठ के सर्किट हाउस में केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत की। अर्जुन राम मेघवाल ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बताया कि मेरठ सहित 10 स्थानों पर हाईकोर्ट खंडपीठ बनाने की मांग चल रही है और यूपी में मेरठ का स्थान सबसे ऊपर है। शनिवार देर शाम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के चेयरमैन और मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा कई अधिकारियों के साथ कानून और न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार से मिले। केंद्रीय मंत्री अर्जुन रामपाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इस मामले पर बैठक की गई थी। अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया और उन्होंने आने के लिए आमंत्रित भी किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले को पीएम मोदी के सामने एक बार फिर रखा जाएगा। नौचंदी के कवि सम्मेलन में छाया रहा ऑपरेशन सिंदूर। कवि सम्मेलन के प्रेरणा स्रोत हरिओम पवार ने कहा, जिस दिन भारत आतंक पर पूर्ण विजय पा जाएगा उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। वहीं नौचंदी मेले के पटेल मंडप में मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल भी कवि के रूप में नजर आए। कवि अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी ने मान बढ़ाया है। सेना ने शौर्य दिखाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया है। 11 सालों में सेना कितनी मजबूत हुई है, ये भी केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने बताया है। कवि सम्मेलन के प्रेरणा स्रोत हरिओम पवार का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। वीर रस के कवि डॉक्टर हरिओम पवार ने कहा कि जिस दिन भारत आतंक पर पूर्ण विजय पा जाएगा उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। वीर रस से ओतप्रोत इस कविता को सुनते ही पटेल मंडप में भारत माता के जयकारे और वंदे मातरम के नारे लगने शुरू हो गए। उधर कवि गाजेंद्र सोलंकी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, शशिकांत यादव सहित सभी कवियों ने अपनी कविताओं के जरिए पाकिस्तान पर हमला बोला और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सैनिकों की बहादुरी को सलाम किया। कार्यक्रम की संयोजिका और कवित्री कोमल रस्तोगी ने कहा कि भारत ने आतंकवाद पर किया प्रहार, घात लगाने से पहले सोचेगा पाकिस्तान 100 बार। कवि सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए संयोजिका कोमल रस्तोगी, महामंत्री अजय दीवान सहित साहित्य सांस्कृतिक संध्या आयोजन समिति का विशेष योगदान। मेरा निवेदन खड़े होंगे, हमारे सैनिकों के लिए ताली बजाइए। स्वतंत्र प्रभार एवं सब तालियों से स्वागत करें आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जिन्होंने आधी सदी से ज्यादा हिंदुस्तान की सांसद रहे हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका स्वागत करता हूं। हमारे सारे लोगों से मेरा आग्रह है, पीछे कुर्सियां खाली पड़ी तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे माननीय कमलदन शर्मा जी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते मेरे। बस इतनी आवाज है हमारी शब्दों की साधना, काम की आराधना, साहित्यिक स्थान मिले ऐसा वरदान दो। कविता को रच और छंद का श्रृंगार करो, गजलों से प्यार करो ऐसा वरदान दो। पल पल पूज सिद्धदायिनी मशाल में, वाणी और विद्या का मुझे वरदान दो। कि जहां पिता ने स्वयं बाप से अपने पूत लड़ाए हो, जहां के वीरों की दुनिया में अनगिनत वीर कथाएं हो, जहां की
बैठे करगिल में अपने तेवर तूफानी याद दिला बैठे। कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं बदरात खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी हे राम चढ़ाओ प्रत्यंचा, फिर रावण का संहार करो, फिर काट नराधम शीश प्रभु, इस धरती का उद्धार करो। हे राम चढ़ाओ प्रत्यंचा, यह ऊंच नीच का दुराभाव मानव के मन को ठगता है। यह ऊंच नीच का दुराभाव मानव के मन को ठगता है। धरकर तक्षक का विकट रूप यह संबंधों को डसता है। फिर गुह निषाद को लगा गले, फिर गुह निषाद को लगा गले, सामाजिक जीर्णोद्धार करो। हे राम चढ़ाओ प्रत्यंचा, नारी की अस्मिता पर राघव फिर प्रश्न उठाया जाता है। काल बदले, युग बदले, परिस्थितियां नारी के लिए कि नारी की अस्मिता पर राघव फिर प्रश्न उठाया जाता है। कोशिश करेंगे यदि पाँव में तो कांटे एक एक करके निकाले जाएंगे, कि चुभने की कोशिश करेंगे यदि पाँव में तो कांटे एक एक करके निकाले जाएंगे। सूरज के सामने तनेंगे जो चिराग सभी अंधियार में बदल वो उजाले जाएंगे। तो दरिया समझने की गलती न कीजिएगा, दरिया समझने की गलती न करिएगा, हम है सुना भी तुमको वहां ले जाएंगे। और बहनों की मांग के सिंदूर को न छेड़िएगा, वरना तुम्हारे शीश काट डाले जाएंगे, वरना तुम्हारे शीश काट डाले जाएगा। 8 सीटें आ गए देश में, अब हम चीते वाले देश बन गए। वो नामीबिया के जंगलों से 8 सीटें भारत में लाए गए और मेरे मुरैना जिले के कूनों के अभ्यारण्य में छोड़े गए। और जहां मेरी दृष्टि गई है, जंग की जो दृष्टि गई है, आपकी मोहब्बत मिल जाए, मैं कोलाहल सुनना चाहता हूँ। वो नामीबिया के जंगलों से जब 8 चीते हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए, तो बाकी बचे हुए चीतों ने उन जाते हुए चीतों से कहा, बोले भैया हिंदुस्तान में जा तो रहे, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखना, क्या पता वहां की आबो हवा आपको रास आए ना आए। तो उन 8 चीजों ने उत्साहित होकर कहा, बोले हमारी चिंता मत करो काका जी, हम तो यहीं से बीजेपी ज्वाइन करके जा रहे हैं। तेरे बीमार सही हो वो दवाएं दे। मेरे बालों जैसे हमेशा मेरी इज्जत रखते वैसे रखेंगे। तेरे बीमार सही हो वो दवाएं दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे। बहुत प्रिय शशिकांत इस विश्वविद्यालय का बखूबी संचालन कर रहे हैं और इस मंच पर बहुत सारे व्यवधान भी आए, उस वक्त में उन्होंने धैर्य नहीं खोया। मैं धैर्यवान संचालक का बहुत आदर करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक बात और हो सकती, देखिए आज उन्होंने अपने कविता पाठ का भी त्याग किया है। उन्होंने कविता पाठ नहीं करेंगे, हम दोनों को सिर्फ पाठ। एक बार मैं शशिकांत के लिए आपसे तालियां मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां
हाथों में दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं। तो हम तो टूटा फूटा लिख लेते थे और इस उम्मीद के सहारे सुना देते कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ मुद्दों में हमने बाबू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मुद्दों पर हमने बाबू गांधी बनना छोड़ दिया। संग किराए के गुंडे और तमंचे पिंडी के, धरती अंबर और समुद्र को ये भाषा समझा दो। और जो चाहिए धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो। दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अखंड भारत माँ की कश्मीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। पूरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके दिखा दिया, पूरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके। चालान सुनना और जोश बढ़ाना अपना भी देखना चाहता हूँ, मैं ज्यादा जोश में गा रहा हूँ कि आप ज्यादा जोश में सुनिए। पूरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सिखा दिया, पुलवामा का उत्तर वाला तोप से देना सिखा दिया। इस बारी तो इस धरती का भाग मिटेगा लगता है, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान मिटेगा लगता है, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान मिटेगा लगता है। रावलपिंडी के दिल में जब खौफ दिखाई देता है, उनको सपनों में ऑपरेशन सिंदूर दिखाई देता है, उनको सपनों सिंदूर के जरिए मोदी ने मान बढ़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी ने मान बढ़ाया है, मोदी ने मान बढ़ाया है, मोदी ने मान बढ़ाया है, मोदी ने मान बढ़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी ने मान बढ़ाया है। क्या शानदार मान बढ़ाया, भारत का बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना ने जो पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया और पाकिस्तान को जो परास्त किया, पूरे देश में एक ऐसा माहौल है कि पहली बार इतने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए, पाकिस्तान परास्त हुआ। उसके लिए आज मेरठ में भी कवि सम्मेलन के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर विजयोत्सव का कार्यक्रम किया, उसमें मैं शरीक होने आया। अच्छा सर, राहुल गांधी जो एक सवाल उठा रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी को देखिए, जो उनके दल के लोग जो डेलीगेशन में गए हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए। वो बोल रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? जो उनके दल के लोग जो डेलीगेशन में गए हैं, उनसे ही पूछ लेना चाहिए उनको। आजकल थरूर के जो सुर हैं वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, और भी लोग गए हैं दल, ऐसा नहीं है। थरूर के सुर बदले हुए नहीं, सभी दलों के लोग गए हैं और भी गए हैं। अच्छा सर, राहुल गांधी ने जो एक बात कही है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, उसके उस पर सवाल उठाए देखिए हैं कि बिहार में भी ऐसा हो सकता है। देखिए, वो झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने उनका जवाब दिया है। लोकसभा में हमारे निशिकांत दुबे जी ने उनका एक एक जो सवाल थे उनका सबका जवाब दिया है। हमने भी उनके सवालों का जवाब दिया है। वो लगातार ही झूठ बोल रहे हैं। अब ऐसे जो झूठ बोलने वाले जो नेता प्रतिपक्ष हैं, भाई उनको भी समझना चाहिए, इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में बीजेपी का सफाया होगा यूपी में। वो तो पहले भी कह रहे थे ना, क्या हुआ? 2017 में भी कह रहे थे, 22 में भी कह रहे थे, और 27 में जिस तरह से मोदी जी के विजन के आधार पर योगी जी ने यूपी में काम किया है, 27 में भारी बहुमत से भाजपा जीतेगी। सोशल साइट में सब गटमट हो गया। सोशल साइट एक ऐसी जगह बन गई, वहाँ कोई कुछ कर लो, वहाँ दिया जला लो, वहाँ पूजा कर लो, वहाँ भगवान बिठा लो, वहाँ टट्टी कर दो, वहाँ नाक सड़क दो, जिसके जी में आ रहा है वो कर रहा है।
सोशल साइट के जितने अच्छे प्रभाव हैं उससे बुरे प्रभाव भी हैं। कवि सम्मेलन एक ऐसी स्वस्थ परंपरा है, जब सब कुछ बिक गया, अखबार बिक गए, मीडिया बिक गया, अभी भी एकमात्र ये मंच बचा है जहाँ से कवि सत्य कहने की हिम्मत कर सकता है, सरकार की आंखों में आंख डाल सकता है, व्यवस्था की आंखों में आंख डाल सकता है। एकमात्र ये मंच बचा हुआ है, इसलिए हम इस मंच का बहुत महत्व मानते हैं और इस मंच को बचाए रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये ही एक मंच है जहाँ से हिंदुस्तान की सत्ता को आईना दिखाया जाता रहेगा। कुछ ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो सत्ता को आईना दिखाएंगे। जहाँ लगेगा कि कमी है, कविताएं राजनीतिक व्यवस्था के सांस्कृतिक संशोधन है। हमारा कोई विरोध नहीं है, हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम व्यवस्था की अव्यवस्थाओं के सांस्कृतिक संशोधन है। सरकारें अपना काम करें, अच्छी नहरें बनाएं, अच्छी सड़कें बनाएं, अच्छे हवाई अड्डे बनाएं, नदियों को साफ करें। देश को सुंदर बनाने का काम सरकार कर सकती हैं। आदमियत को सुंदर बनाने का काम, आदमी के अंदर लोकतंत्र का जन्म देने का काम, आदमी को लोकतांत्रिक बनाने का काम केवल साहित्यकार कर सकते हैं, शायर कर सकते हैं, कवि कर सकते हैं। सरकारें देश सुंदर बना सकती हैं, मानवता को सुंदर कवि बनाएगा, शायरी बनाएगा, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, एक ये है कि जो नौचंदी मेले को आपने कहा, वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं। मैंने 28 साल संयोजन किया है और मैंने दिल से बोला कि इतना अच्छी व्यवस्था मैं भी कभी नहीं कर सका। शहर में कितने होर्डिंग्स हैं, कितना इसका प्रचार किया गया है, किस तरह आधे जितने लोग बैठे हैं, इससे ज़्यादा लोग वापस चले गए, क्योंकि ये पार्टीशन का एक गलत निर्णय हो गया। ये पार्टीशन नहीं होता तो ये हॉल पूरा भरता। आज इतने लोग यहाँ कवि सम्मेलन सुनने आए जो लौट गए, मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, हम इसलिए लौट आए कि वहाँ जगह नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ। पहले होते थे, पूरा हॉल पीछे तक भरता था। इसकी 2200 की कैपेसिटी है, ये 700 पे ब्लॉक कर दिया गया। ये केवल 700 कैपेसिटी पे इसको ब्लॉक कर दिया। सेना और सरकार दोनों के लिए समर्पित ये कवि सम्मेलन है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सरकार और सेना दोनों का अभिनंदन करें। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि एकजुट रहिए, साथ रहिए, क्योंकि जो भी होता है वो संपूर्ण भारतवर्ष के साथ होता है। जब मोदी जी को चैलेंज किया गया तो खाली मोदी जी को नहीं ललकारा गया था, वो देश के 140 करोड़ भारतीयों को ललकारा गया था। इसीलिए यदि हम सब जाति और धर्म भूलकर एकजुट रहेंगे तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरठ के गर्ग परिवार की रक्षा बाबा केदारनाथ ने स्वयं की। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित वैष्णो धाम के परिवार के बच्चे और महिलाएं पर बाबा केदारनाथ की विशेष कृपा रही। पति रोहित गर्ग दूसरे हेलीकॉप्टर से पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही पत्नी मोनिका गर्ग, साथ अनीता गर्ग, बेटी नव्या और प्रणव उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई और हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगा। बाबा केदारनाथ की कृपा से और हेलीकॉप्टर पायलट रविंद्र सिंह सोडी की सूझबूझ के चलते हेलीकॉप्टर को अचानक सड़क पर लैंड कराकर पायलट ने 6 जिंदगी बचा ली, जिसमें एक यात्री पंजाब का भी शामिल था। गौरीकुंड के रास्ते में इस हादसे के बाद परिवार सहमा हुआ है। 6 तारीख को उनके जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, तो उसमें अभी उनसे बात हुई है, वो सुरक्षित हैं और वो शाम तक या कल सवेरे तक आएंगे। रोहित की माँ और रोहित की पत्नी और उनके दोनों बच्चे, लड़का और लड़की जी। जो जैसा पता लगा कि रोहित तो बाद में जाने थे हेलीकॉप्टर में, पहले चारों जा रहे थे। उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, क्रैश क्या इमरजेंसी लैंड हुआ है, उसमें कुछ उनके साथ ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ कैजुअलिटी हुई। रोहित जी वहीं पर थे, दूसरी बार हेलीकॉप्टर लेने आता उनको दूसरे राउंड पे, परंतु पहले राउंड पे वो चारों ही गए थे।
मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले में आप घूमने आए और घूमने के बाद इतनी गर्मी में नौचंदी की सॉफ्टी और आइसक्रीम ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि पूरे साल इस नौचंदी मेले का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब यह मेला आएगा और वो इस मेले को एंजॉय करेंगे। बता दें कि मेरठ ही नहीं, यूएसए से आकर लोग इस मेले का लुत्फ ले रहे हैं। तो चलिए देखिए क्या है नौचंदी मेले की सॉफ्टी में खास, दिखाते हैं हमारी संवाददाता शिवानी सक्सेना के साथ। पूरी नौचंदी तो घूम ली, लेकिन नौचंदी घूमने के बाद आइसक्रीम ना खाए तो मज़ा किरकिरा है। तो चलिए सबसे पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ इस आइसक्रीम को। वाह, ठंडी आइसक्रीम, गर्मी है, अच्छा लग रहा है। लेकिन नौचंदी में आने के बाद सॉफ्टी आइसक्रीम ना खाओ ना तो नौचंदी काफ़ी अधूरी सी लगती है। तो चलिए जान लेते हैं कि कितने साल से नौचंदी में इस सॉफ्टी आइसक्रीम को लगा रहे हैं और जानेंगे कि क्या ऐतिहासिक इसका राज है कि कितने साल से लगा रहे हैं। सर आपका नाम? रोहित जैन। कितने साल से आइसक्रीम को आप लगा रहे हैं? हमारी 50 साल पुरानी दुकान है मैम। चॉकलेट वनीला दोनों ही फ्लेवर पसंद करते हैं। बच्चे चॉकलेट ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़े वनीला ज़्यादा पसंद करते हैं। और नौचंदी आए आइसक्रीम न खाएं तो नौचंदी तो अधूरी सी हो जाती है। नौचंदी अधूरी है बच्चों के लिए। नौचंदी आओ, सबसे पहले जैन साहब की सॉफ्टी ना खाओ तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। भेलपुरी जैन आइसक्रीम है, हाँ, सॉफ्टी आइसक्रीम एक ही बात है। तो और निशाने ना लगाओ, झूला न झूले, बेकार है। अगर आप नौचंदी आए हो तो सबसे बढ़िया बात है। देखिए सर ने भी यही कहा है कि नौचंदी आओ और आइसक्रीम ना खाओ तो नौचंदी अधूरी है। तो इसलिए आप भी इतना इंतजार ना करिए, जल्दी से नौचंदी आइए। नौचंदी आपका वेट कर रही है, उसको एंजॉय करिए और आइसक्रीम के साथ अपनी नौचंदी को खुश मिजाज के साथ एंजॉय करिए। गर्मी में आइसक्रीम तो खा ली, लेकिन कुछ चटपटा भी तो होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मैम और सर बैठे हुए हैं कि सर नौचंदी में आया, कुछ चटपटा ना खाएं, वो भी तो अधूरा सही है ना। मैम मैं मेरठ का निवासी हूँ, फिलहाल दिल्ली में रहता हूँ। 35 साल बाद नौचंदी में आया हूँ, मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं नौचंदी में मैं भी 20 साल बाद आई होंगी। हम मेरठ के ही रहने वाले हैं। पहले हम बचपन में बहुत आए हैं, वही याद यहाँ पे आके पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और ये भेलपुरी का तो जवाब ही नहीं है, इतनी टेस्टी भेलपुरी है। और अभी सॉफ्टी भी खानी है मुझे। मैं 2-3 चीज़ों की लिस्ट बना के लाई हूँ, सब चीज़ें खा के जानी है मुझे। जैसा कि अभी सर ने बताया कि वो 35 साल बाद आए और मैम 20 साल बाद आई हूँ, कह रहे हैं कि पूरी लिस्ट बना के लाई हूँ और एक एक चीज़ टेस्ट करके जाऊँगी। क्योंकि नौचंदी में 20 साल बाद आई हूँ तो कोई भी चीज़ खाली नहीं छोड़ के जाऊँगी, सब कुछ टेस्ट करके जाऊँगी मैं। सर आपका नाम? राहुल गोयल। कितने साल बाद आया नौचंदी? वही बहुत साल बाद आया हूँ, मैं तो लंदन में रहता हूँ। इस बार इंडिया आना हुआ तो यहाँ नौचंदी आए हमने। हाँ, देखिए लोग मेरठ से नौचंदी मेले में आए ना आए, लेकिन ये लंदन से नौचंदी मेले में घूमना है तो आखिरकार नौचंदी के मेले का क्रेज तो है। देखिए ये तो इनका लंदन का जो मैसेज है आप सबको बता ही रहा है कि लंदन से नौचंदी मेले में घूमना है। तो हमने आपको सारे मतलब जो चटपटा, ठंडी आइसक्रीम और कहते हैं कुल्फी वाली आइसक्रीम, फलूदा वाली आइसक्रीम, सबसे आपको रूबरू करवा दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो हमारे ग्राहकों ने बताया कि लंदन से, कोई यूएस से यहाँ पे नौचंदी मेले को एंजॉय करने वाला है। मेरठ के लोग ही नहीं, दूर दूर से लोग यहाँ पर नौचंदी को एंजॉय करने आते हैं। तो मैं आप सभी से ये कहूँगी, फिर दिल दो नौचंदी को, क्योंकि नौचंदी को एंजॉय करने के लिए दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ मैं शिवानी सक्सेना, सिटी हलचल। गुरुद्वारा रोड शास्त्री नगर स्थित आवास विकास चौराहे पर शुक्रवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक 3 मंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया तब तक आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया था। बताया जा रहा है कि इस 3 मंजिला इमारत में जिम के अलावा शराब और पेंट की भी दुकानें थी, लेकिन अगर आग शराब और पेंट की दुकान में लग जाती तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। दरअसल शास्त्री नगर के आवास विकास चौराहे पर गुरुद्वारे के पास 3 मंजिला इमारत है, जिसमें जिम के अलावा शराब की दुकान के साथ पेंट आदि की भी दुकानें हैं। शनिवार करीब 3:30 बजे इस 3 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। इस दौरान कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही आग बढ़ती चली गई। वहीं आग को बढ़ता देख स्थानीय दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने से इस इमारत में ऊपरी मंजिला पर
बना जिम और नीचे बनी दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। आग बढ़ता देख लोगों ने आसपास की इमारतें खाली कराई। वहीं आग लगने की सूचना मिलते दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। परीक्षितगढ़ गांव चितमाना शेरपुर में मामूली बात को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि इस दौरान सतपाल पक्ष की तरफ से आधा दर्जन युवक फैजान के घर में घुस गए और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं घटना की जब पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा तो आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि परीक्षितगढ़ के रहने वाला फैजान शनिवार को बाइक से ईद पर अपने दोस्तों के घर जा रहा था। जैसे ही फैजान सतपाल के घर के पास पहुंचा तो आरोप है कि सतपाल के पुत्र मोनू ने फैजान की बाइक में लात मारकर उसे गिरा दिया। इस बात का विरोध फैजान ने किया तो यह भी आरोप है कि देर शाम सतपाल पक्ष की तरफ से आधा दर्जन लोग फैजान के घर पहुंचे और घर में घुसकर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। इस हमले में शबनम साइन निशा घायल हो गई, जबकि निशा की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर कार्यवाही की बात कह रही है। मवाना में प्राचीन शिव मंदिर के पास पशु के अवशेष मिलने से हिंदू संगठनों में रोष फैल गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों के लोगों ने पुलिस को सूचना देते हुए पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे हिंदू संगठनों के लोगों को शांत कराया और नगर पालिका की कूड़ा गाड़ी बुलाकर अवशेष को वहां से हटवाया। वहीं इस मामले में इंस्पेक्टर मवाना अखिलेश कुमार मिश्र का कहना है कि पशुओं के अवशेष किसने यहां लाकर फेंके हैं, इस बात की जांच की जा रही है। भावनपुर थाना क्षेत्र के बक्सर में रहने वाले 45 वर्षीय राकेश की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राकेश शनिवार को मजदूरी करके वापस बाइक से अपने घर लौट रहा था। इस दौरान जब वह नदी के पास पहुंचा तभी विपरीत दिशा में तेज गति से आ रही कार ने राकेश की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक अनियंत्रित हो गई और राकेश काफी ऊपर उछला और नीचे गिरने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार और बाइक को कब्जे में कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक राकेश की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र नगलाताशी गेट के सामने रोडवेज बस के परिचालक से गाली गलौज और मारपीट करने वाले युवक सुहेल खान को पुलिस ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। दरअसल शनिवार दोपहर बाइक सवार 3 युवकों की मामूली बात को लेकर रोडवेज बस के परिचालक से कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि इस दौरान बाइक सवार युवकों ने बस के परिचालक के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर डाली। वहीं घटना के बाद बस का परिचालक कंकरखेड़ा थाने पहुंचा और बाइक सवार युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं इस मामले में पुलिस ने शनिवार देर रात सुहेल नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश लगातार की जा रही है। दोराला थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून हाईवे पर ठीक दोराला थाने के सामने हरिद्वार की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल की सड़क पार कर रही एक व्यक्ति से टकरा गई। हादसे के दौरान मोटरसाइकिल सवार दिल्ली शास्त्री नगर कॉलोनी के रहने वाले दीपक और रमन सिंह मामूली रूप से घायल हो गए, लेकिन पैदल सवार मटोर के रहने वाली अरविंद का पैर टूट गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को मोदीपुरम स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। शनिवार को देश भर में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मेरठ के दिल्ली रोड स्थित शाही ईदगाह में देश की तरक्की और अमनो अमान के लिए हजारों हाथ उठे और नमाज अता करने के बाद सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। शाही ईदगाह में आज सुबह 7 बजे नमाज अता की गई। यह पहला मौका था जब सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। ईद की नमाज पहली बार शहर काजी डॉक्टर जैनुस सालिकीन सिद्दीकी ने अता करवाई। ईद की नमाज के बाद शहर काजी डॉक्टर जैनुस सालिकीन सिद्दीकी ने सभी से अपील करते हुए कहा कि कोई भी खुले में कुर्बानी ना करे, गली मोहल्लों में कुर्बानी के बाद पशुओं के अवशेष और गंदगी ना फैलाएं। नगर निगम अफसरों से मुस्लिम इलाकों में साफ सफाई कराने, कूड़ा उठवाने की अपील की गई। बिजली पानी की पर्याप्त व्यवस्था की मांग अफसरों से की गई। मेरठ जनपद में ईद का बकरा ईद का त्यौहार सकुशल संपन्न हो रहा है। देखिए कि अभी ईद का नमाज समाप्त हो गया, लोग अपने घरों को जा रहे हैं। सभी कुछ मस्जिदों में नमाज हो चुकी है, कुछ मस्जिदों में अब इसके बाद नमाज होगी। पूरे जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और हमारे सरकार की ओर से साफ़ सफाई की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सारी व्यवस्था सुनिश्चित है और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी निरंतर राउंड पे हैं
हम लोग भी राउंड पे हैं, हम और कप्तान साहब, और शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनेगी। ईद उल अज़हा की नमाज सही तरीके से सकुशल संपन्न हो गई है। पुलिस के आला इंतज़ाम थे और सभी लोगों ने ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ी है। शहर काजी जैनुर राशिदीन सालिकीन ने इस शहर काजी ने नमाज को पढ़वाया है और आप देख रहे हैं कि नमाज पढ़ने के बाद सब लोग शांति से अपने अपने घरों को जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, रूट डाइवर्जन होने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि ये वो जगह होती थी जहाँ पर स्कूटी और बड़ी गाड़ियाँ भी एंटर नहीं कर पाती थी। जैसे ही नमाज पूरी हुई उसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं, कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है। पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने जब तक नमाज चली है तब तक यहाँ पर खड़े होकर हर व्यवस्था को खुद ही देखा है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से ईदगाह जाने वाले लोगों का रूट डाइवर्ट कर रही है और उसको रेलवे रोड से भेज रही है। यहाँ पर मुश्किल से अभी आधा पौन घंटा हुआ है, बावजूद इसके ये पूरा सिस्टम कंट्रोल में है, किसी तरीके की भीड़ नहीं है और सभी लोग नमाज पढ़कर कुर्बानी देने के लिए अपने अपने घर पर जा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। मियाँ, ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो। नमाज बहुत अच्छी तरीके से हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या तकरीर हुई? बस हमारे हुक्म के बारे में तकरीर हुई है कि भाई नमाजी ईमान अमाल की मेहनत के बारे में हुई माशाल्लाह, कि हम मुसलमान हैं, नमाज का एहतमाम करें, सफाई का एहतमाम करें, जो हुक्म अल्लाह की तरफ से हमारे आए हुए इन सब चीज़ का एहतमाम करें। ये हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हुआ, हमारी हुकूमत को तकलीफ ना हुआ, हमारे पड़ोसियों को, हमारे मुल्क वालों को किसी को तकलीफ ना हो हमारे बारे में। देश के अमन अमान के लिए दुआ सब माशाल्लाह उसके बारे में भी बात हुई माशाल्लाह, दुआ भी हुई अमन अमान के बारे में और सारी इंसानियत के बारे में दुआ होती माशाल्लाह, ये रहता। नमाज बहुत सही तरीके से निमट गई है। जी, बहुत अच्छी तरीके से नमाज निमटी है। प्रशासन ने पूरा सहयोग करा है, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ काम हुआ है, सब बढ़िया हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रशासनिक गाड़ियां, प्रशासनिक अमला और पुलिस यहाँ पर नमाज निपटने के बाद अपने सभी जिन लोगों ने नमाज अदा की है उनको घर भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। अपने सहयोगी वंश और अमित के साथ के सिटी हलचल। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली रोड स्थित शाही ईदगाह पर शनिवार सुबह से ही कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर, एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी कला निधि नेतानी, डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा के अलावा पुलिस प्रशासनिक अधिकारी शाही ईदगाह पर तैनात रहे और पल पल की जानकारी लेते रहे। सभी जगहों पर नमाज सकुशल संपन्न हुई है, नमाजी अपने घरों को लौट रहे हैं और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था पूरे दिन रहेगी। प्रमुख चौराहों पर पुलिस रहेगी, पुलिस पेट्रोलिंग पार्टियां रहेंगी, साथ ही जो ट्रैफिक की हमारी टीम है और जो एलआईयू की टीम है इंटेलिजेंस की, वो भी एक्टिव रहेगी। दिन भर सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाए रखेंगे और अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई हेतु एक एकीकृत कंट्रोल रूम पुलिस लाइंस में स्थापित किया गया है, जिसमें पुलिस के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी भी मौजूद होंगे और वहां से तत्काल कार्रवाई इसमें की जाएगी। नए डीजीपी राजीव कृष्ण ने ईद उल अज़हा की नमाज से पहले तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी और सभी जिलों के पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मीटिंग कर ज़रूरी दिशा निर्देश दे दिए थे और उसके बाद मेरठ की शाही ईदगाह के पास ना तो कोई कैंप लगा, ना ही पार्टियों का कैंप लगा, ना ही सरकारी कैंप लगा। अमूमन ऐसा होता था कि जहां पर हम खड़े हैं यहां पर सरकारी कैंप और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कैंप लगा करते थे, जिसमें ईद उल अज़हा की नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद सभी लोग आपस में मिलते थे, गले मिलते थे। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं कोई किसी तरीके का कैंप नहीं लगा है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एडीजी जोन के अलावा तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर थे। अच्छी तरीके से पुलिस का इंतज़ाम किया गया था और जैसे ही ईद की नमाज पूरी हुई उसके बाद सभी लोगों को ज़रूरी दिशा निर्देश देते हुए
अपने अपने घरों पर रवानगी के आदेश दे दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखी गई है कि सड़क पर इस बार बिल्कुल भी नमाज नहीं हुई। शाही ईदगाह और उसके आसपास के क्षेत्र में अंदर ही ये नमाज अता की गई है। सरकार के, प्रशासन के सभी आदेशों का पालन किया गया है। वहीं जितने भी लोग नमाजी जितने भी नमाज पढ़कर निकल रहे हैं, सबको ये भी बता दिया गया है कि कुर्बानी के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी है। वहीं 164 ईदगाह और 515 मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। सुरक्षा के मद्देनजर जिले को 2 जोन और 8 सेक्टर में बांटा गया, जबकि मिश्रित आबादी में पुलिस तैनात की गई। वहीं शाही ईदगाह और जामा मस्जिद पर भी ड्रोन से निगरानी की गई। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि शहर में 66 सब इंस्पेक्टर, 3 एडिशनल एसपी, 4 डिप्टी एसपी, 22 इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल 148, 2 कंपनी आरएएफ, 1 कंपनी पीएससी ईदगाह पर लगाई गई। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि सड़क पर नमाज न होने दें। उधर शाही ईदगाह में नमाज को लेकर सुबह 5 बजे के बाद ईदगाह की तरफ आने वाले भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई। ईदगाह की तरफ सुबह 5 बजे के बाद भारी वाहनों के जाने पर रोक रही एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि दिल्ली रोड पर जली कोठी और फुटबॉल चौराहे पर बैरिकेडिंग कर भारी वाहनों को रोका गया था, जबकि हल्के वाहन चलते रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के जवानों की शहर में 38 पॉइंटों पर ड्यूटी लगाई गई है। वहीं कांग्रेस नेता मोहम्मद इमरान ने हज और ईद उल अजहा की सभी देशवासियों को मुबारकबाद पेश की। साथ ही भारत की तरक्की और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी अल्लाह से दुआ की। उन्होंने कहा कि हज यात्रियों के लिए सरकार के बेहतर और पर्याप्त संसाधन करने चाहिए। जो हज यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं उनका भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए और सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मोहम्मद इमरान ने हज की धनराशि को कम करने के लिए भी सभी सांसदों से अपील करते हुए कहा कि हज पर खर्च की जाने वाली धनराशि का मुद्दा सभी सांसदों को संसद में रखना चाहिए, जिससे कि गरीब और आम आदमी भी हज को आसानी से कर सके। उधर सरधना में भी ईद उल अजहा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। सुबह के समय मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई, जिसके बाद सभी लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बता दें कि ईद को लेकर पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सभी तैयारियों को पूरा कर लिया था, जबकि शनिवार को सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज अता की गई। इस दौरान कोई भी खुले में कुर्बानी और स्टंटबाजी ना करे, इसके लिए भी पुलिसकर्मी पुस्तैद दिखाई दी। मेरठ में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 6 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट जारी किया है। वहीं सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया के अनुसार 4 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। एक मरीज की हालत खराब होने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जिले में पिछले 1 सप्ताह में यह बड़ी वृद्धि देखी गई है। इससे पहले केवल 1 केस था। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच का दायरा बढ़ा दिया है। 11 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ ने बताया कि संक्रमित मरीजों के परिजनों के भी सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। खांसी, जुकाम या कोरोना जैसे लक्षण होने पर तुरंत जांच करवाएं। एहतियात बरतने से कोई समस्या नहीं होगी। सीएमओ ने बताया कि गर्मी में हीट स्ट्रोक होने पर तुरंत इलाज की व्यवस्था करने के लिए अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मास्क भी अवश्य पहने। कहा कि खांसी, जुकाम या बुखार जैसी स्थिति महसूस होने पर तुरंत जांच करवाएं। उन्होंने बताया कि 15 ऑक्सीजन प्लांट सक्रिय हैं। इसके अलावा कई अस्पतालों ने भी अपनी अलग व्यवस्था कर रखी है। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।